शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हाज़रीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। आइए सबसे पहले एक बार बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे बेहद खुशी है कि मैं एक ऐसे प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ जहाँ पर तालीम और सीखने और सिखाने का काम हो रहा है और बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। शुक्रिया। मैं ख़ुद भी एजुकेशन लाइन से जुड़ा हूँ और बच्चों को हमारा स्कूल है जिसमें हम एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। हमारी तंजीम है जिसके ज़रिए से हम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन और उसके साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन, नर्सिंग के कोर्स, ये सभी की सब हमारे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं। मेरे अजीज़ साथियों, हम लोग ऐसी राह पर खड़े हैं, ऐसे रास्ते पर खड़े हैं कि जहाँ से हमें दो रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है और एक रास्ता थोड़ा सा दुश्वार गुजार दिख रहा है, मगर आगे चलकर बताने वाले ने ये बताया है कि आगे चलकर ये रास्ता जो अभी ख़राब दिख रहा है वो रास्ता आगे बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जो रास्ता अभी बहुत ही ख़राब, बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत दिख रहा है वो रास्ता आगे चलकर ख़राब होने वाला है। तो आप बताइए इन दो रास्तों में से कौन से रास्ते पर जाएंगे? जो रास्ता हर अक्लमंद इंसान ये कहेगा कि मैं वो रास्ते पर जाऊंगा कि जिसमें अभी तो ख़राब दिख रहा है, अभी की परेशानी में झेल करके, बर्दाश्त करके मैं ऐसे रास्ते पर जाऊंगा जो रास्ता हमें आगे से आगे तक खूबसूरती के साथ जा रहा है। उस रास्ते पर मैं चलूँगा, उस रास्ते पर आगे जाऊँगा। मैं आपको ये दो मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी कौम का मिजाज, हमारे लोगों का मिजाज, हमारे माशरे का मिजाज, हमारी सोसाइटी का जो मेंटालिटी है वो आज ये बन चुकी है कि हम एक रास्ता देख रहे हैं, पैसों का रास्ता। और मैंने जिन दो रास्तों के बारे में बताया है मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ अभी। एक रास्ता है पैसों का रास्ता और एक रास्ता है एजुकेशन का रास्ता। जो एजुकेशन का रास्ता है वो अभी दुश्वार गुजार है, मुश्किलें हैं उसमें, ठीक है, लेकिन उस रास्ते में आगे चलकर खूबसूरती है, कामयाबी है। वो रास्ता तरक्की की तरफ ले जा रहा है, वो रास्ता कामयाबियों की तरफ ले जा रहा है। और वो रास्ता जिसको हम देख रहे हैं कि अभी बड़ा खूबसूरत सा नज़र आ रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है, वो रास्ता पैसों का रास्ता है। पैसों का रास्ता है, उसमें अभी हमको पैसा दिख रहा है, अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन वो रास्ता आगे चलकर दुश्वार गुजार इसलिए होने वाला है कि पैसा हमेशा कभी किसी के पास नहीं रहा है। आज इसके पास है, कल उसके पास है, परसों किसी तीसरे के पास है। क्या आपने नहीं देखा कि बड़े बड़े महल बनाए गए, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई गई, अपने ऐशो आराम के लिए महल तामीर कर दिए गए, दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें लाई गई, मगर आज वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने महल बनाए थे? अपने महलों को छोड़ करके कहीं और चले गए हैं।
एक ऐसी दुनिया की तरफ चले गए हैं जहाँ से उनको वापस आना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन किया है, यानी एजुकेशन को हासिल किया और उसके बाद उन्होंने उस पर बुक्स लिखी हैं, उन्होंने उस पर काम किया है, उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशन कायम किए हैं जिनके ज़रिए बच्चों को तालीम दी जाए। आज सर सैयद दुनिया में नहीं है, मगर उनका खड़ा किया हुआ तालीमी इदारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में हमें मौजूद सामने नज़र आता है। आज उस इदारे को तो याद किया जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई इदारा है। अब जब इसकी बात आती है तो उसके फाउंडर का भी जहन में नाम आ जाता है कि उसको सर सैयद ने बनवाया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाल किला किसने बनवाया था? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लाल किला किसने बनवाया था। संसद भवन किसने बनवाया था? कंफ्यूज हैं, किसने बनवाया था? बड़े बड़े महल किसने बनवाए थे? आप कंफ्यूज हैं। आज उनका नाम लेने वाला नहीं है, दूसरे लोग उस पर कब्जा कर चुके हैं। लेकिन एजुकेशन का रास्ता जो है, एजुकेशन में जिसने कंट्रीब्यूट किया है, एजुकेशन में जिसने अपने पैसों को लगाया है, अपनी ज़िंदगी को लगाया है, आज दुनिया उनको याद करती है। मैं आपसे सीरियसली एक बात कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान पैसों की तरफ भाग रहे हैं। हमारा बच्चा 12-15 साल की उम्र का हुआ, लगा दिया हमने किसी मैकेनिक के पास, जाओ तुम मैकेनिक के पास जाओ। 1-2 महीने में उसकी कमाई 200 रुपये पर डे की होने लगी। 2-4 साल बाद उसकी कमाई 600-700 रुपये पर डे की होने लगी। ठीक है, लेकिन वो बच्चा जब वो 40-50 साल का होगा तो उसकी कमाई घटने लगेगी। आदमी ये कहेगा कि यार ये जो मज़दूर है, ये जो लेबर है, अब वो सही से काम नहीं कर पाता है, अब इसके हाथों में वो ताकत नहीं रह गई है, अब इसके अंदर वो हुनर नहीं रह गया है। लेकिन जिन्होंने एजुकेशन को हासिल किया, आज वो एक अच्छा वकील बन गया है। उसने अपने बच्चे को वकील बनाया, उसने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, उसने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, उसने अपने बच्चे को एक बड़ा आलिम बनाया, उसने अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाया, और वो बच्चा पढ़ लिख गया। जब भी हम किसी मज़दूर की बात करते हैं, जब भी हम किसी लेबर कास्ट की बात करते हैं, लेबर तबके की बात करते हैं, तो एक उम्र के बाद उनके पैसे घटने लगते हैं। लेकिन अगर हम किसी पढ़े लिखे इंसान की बात करते हैं, यह वकील बहुत माहिर वकील हैं, कल वो 1000 रुपये ले रहे थे, 20 साल हो गया उनको कोर्ट में केस लड़ते लड़ते, अब वो 1 लाख रुपए ले रहे हैं, 20,000 रुपये ले रहे हैं, 50,000 रुपये ले रहे हैं। ये डॉक्टर आज एक पेशेंट के 500-500 रुपये फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, और लोग दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। एक लेबर को देने में मुंह बनाया जाता है, अरे तुमने किया ही क्या है। लेकिन एक डॉक्टर की फ़ीस आदमी कहीं से भी ला करके दे, उसको देना ज़रूरी है। अपने घर बनाने के लिए हम इंजीनियर के मोहताज हैं। इंजीनियर आएगा, वो 5 मिनट में नाप लेगा और जा करके अपने घर पे 1-2 घंटे सर्फ करेगा, अपनी पढ़ाई के हिसाब से नक्शा बना करके रात भर में दूसरे दिन आपको दे देगा। 3-4 हज़ार रुपये चार्ज कर लेगा, अगर कम से कम करेगा तो इतना करेगा। वो एक रात के 3,000-4,000, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा आदमी ये कहेगा ये बड़ा माहिर इंजीनियर है, ये बहुत अच्छा वकील है, ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हुए हैं, ये बहुत काबिल साइंटिस्ट है। लेकिन एक मज़दूर का क्या आलम होता है। तो मेरे अजीज़ साथियों, ये जो महफ़िल है, मैं इसीलिए ख़ास तौर से अपने काम को छोड़ करके आया हूँ कि मुझे आपको ये बात बतानी है कि प्लीज़ एजुकेशन की तरफ आइए, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाइए, मॉडर्न एजुकेशन दिलाइए, इस्लामिक एजुकेशन दिलाइए। और एजुकेशन अलग अलग नहीं है, एजुकेशन अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने एजुकेशन को बांट दिया है, नहीं भाई ये इस्लामिक एजुकेशन है, ये मॉडर्न एजुकेशन है, ये साइंस है, ये कुरान है। मैं आपको एक शख्स के बारे में बताता हूँ, नाम है जाबिर बिन हय्यान। क्या नाम है?
जाबिर बिन हय्यान नाम है। अब इनके बारे में आप पहले सुनिएगा। इनको यूएसए वगैरह में, ब्रिटेन में इनको जैबर कहा जाता है, ठीक है। जैबर नाम दिया गया है इनका, जिनका नाम अरबी में जाबिर बिन हय्यान है। ये तकरीबन 8वीं सदी ईस्वी में पैदा हुए, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6ठी सदी ईस्वी है और ये 8वीं सदी ईस्वी में इनका इंतकाल भी हुआ है। 700 कुछ ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है। ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले केमिस्ट्री की बुनियाद रखी है। ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद रखी है। ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने तेज़ाब की इजाद की है। उसका नाम उन्होंने रेज़ाब रखा था और बाद में वो नाम आगे चल के उसको तेज़ाब का नाम दिया गया। ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दवा के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। जिस वक्त ये शख्सियत थे जाबिर बिन हय्यान, उस वक्त के जो खलीफा थे खलीफा हारून रशीद, इनका जो वज़ीर था, यानी आज के टाइम पे बोले तो वाइस प्रेसिडेंट जो था उसका नाम था याह्या बरमकी। क्या नाम था? याह्या बरमकी की बीवी बीमार हो गई और इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि अब उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। याह्या बरमकी जब उसकी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो गया तो उन्होंने वो जाबिर बिन हय्यान के पास गए। उन्होंने किसी ने बताया कि जाबिर बिन हय्यान के पास आप चले जाइए। वो जाबिर बिन हय्यान के पास गए और जाबिर बिन हय्यान से बोले कि मेरे बीवी को ऐसी ऐसी तकलीफ़ है और मैं उसकी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो चुका हूँ। जाबिर बिन हय्यान वहाँ जाते हैं, देखते हैं, अपनी दवाओं की पोटली उनके साथ है। उन्होंने अपनी दवा निकाली, 2-3 दवा एक दूसरे में मिक्स किया, उसके बाद उसको शहद में मिला करके दे दिया। जिसकी ज़िंदगी से वो नाउम्मीद हो चुका था, आधे घंटे के अंदर वो औरत एकदम सही हो गई। जाबिर बिन हय्यान वो शख्सियत हैं कि इनकी किताबों को आज भी, इनकी असली जो किताबें हैं, जो इनके हाथ की लिखी हुई किताबें हैं, वो आज यूएसए के अंदर, यूएसए की लाइब्रेरी में और ब्रिटेन की लाइब्रेरियों के अंदर मौजूद हैं। और हम हैं कि हमें जाबिर बिन हय्यान भी कोई चीज़ है, यह हमको पता भी नहीं है। और हैरत अब होगी आपको, जानते जाबिर बिन हय्यान के उस्ताद कौन हैं? जाबिर बिन हय्यान के टीचर कौन है? जाबिर बिन हय्यान के टीचर का नाम है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह। जाबिर बिन हय्यान के टीचर का नाम है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत इमाम जाफ़र के सादिक़ के बारे में आप सब जानते हैं कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक के एक फ़र्जंद हैं। अब ये सोचिए कि जो इल्म हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के ज़रिए से जाबिर बिन हय्यान को आया है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ को कहाँ से मिला, उनके वालिद को कहाँ से मिला, उनके नाना को किसने अता किया। तो हकीकत यह है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, और हाँ एक चीज़ और बताना, जाबिर बिन हय्यान जो थे वो एक लफ्ज़, वो इतने काबिल कैसे बने, तो उनके हिस्ट्री में लिखा है कि वो एक लफ्ज़ पर बहुत ज़्यादा गौर करते थे। वो लफ्ज़ था मीज़ान। मीज़ान जिसके माने होते हैं तराजू, और वो इंस्पायर थे उस लफ्ज़ से जिसका नाम है मीज़ान, और उसको उन्होंने कुरान अज़ीम में बार बार पढ़ा था कि ये मीज़ान क्या है। सारी रिसर्च का बेस जो उनका था वो था मीज़ान। अब मीज़ान की जो हकीकत थी वो सुनिए। मीज़ान किसे कह रहे हैं? जाबिर बिन हय्यान मीज़ान किसे कह रहे हैं? जाबिर बिन हय्यान मीज़ान यानी बराबरी। बराबरी किसे कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सूरज अपने टाइम पर निकल रहा है, अपने टाइम से डूब रहा है। ज़मीन जो है, अर्थ जो है, वो एक जगह रुकी हुई है जिसको पहाड़ों ने अपने बोझ से रोक रखा है, जो पानी के ऊपर बनी हुई है, जो पानी के ऊपर बनी हुई है, मगर पहाड़ों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उसे रोक रखा है।
इंसान के बारे में जब देखते हैं तो इंसान के अंदर खून है, और जो इंसान के अंदर के जो आलात हैं, दिल है और तमाम चीज़ें हैं, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी खूबसूरती के साथ बनाया है, इस तरीके से बनाया है कि हर चीज़ अपने सही वर्क कर रही है। जिस दिन ये वर्क करना एक ज़रा सी, हम लोग कहते हैं उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। आपने कभी गौर किया कि ये ब्रेन हेमरेज क्या चीज़ है? अल्लाह ताला ने दिमाग के अंदर लाखों नसें दी हैं, लाखों नसें हैं। उन लाखों नसों में से कोई एक नस हल्की सी डैमेज हो जाती है, हल्की सी उसमें खून की स्वेलिंग हो जाती है, खून जम जाता है, तो हम कहते हैं ये इंसान को ब्रेन हेमरेज हो गया और ये इंसान कोमा में चला गया, अब इसकी ज़िंदगी का बचना मुश्किल है। उस एक नस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कदर खूबसूरती के साथ मीज़ान किया हुआ है, बराबर किया हुआ है एक एक नस को, कि अगर एक नस ज़रा सी तकलीफ़ में आ जाए तो पूरा बदन कोमा में चला जाता है और वो इंसान किसी काम का नहीं रहता है। यह है मीज़ान जो जाबिर बिन हयान कह रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसी तरह से मैं बहुत ज़्यादा तफसील में और गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर, तोप बनाने का पहला काम किसने किया, ये घड़ी किसने बनाई, ये सब अब हम जानते भी नहीं हैं। भाई जब हम इल्म की तरफ आ नहीं रहे हैं, एजुकेशन की तरफ आ नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरे लोग हमारे लोगों के काम को चुरा चुरा करके अपने नाम पे कर रहे हैं। अब ये हमारे लिए सिर्फ हिस्ट्री का एक पेज रह गया और धीरे धीरे करके वो भी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई जब इन्होंने बताया, मुबीन भाई ने, कि एक बच्ची ने जो है यूपी में टॉप किया है, और मैं बेहद खुश हुआ कि हम लोग काउंसलिंग पर काम कर रहे हैं, बच्चों की काउंसलिंग किस तरह से होनी चाहिए। आप सब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब बड़े ख्वाब देखिए एजुकेशन लाइन में, उसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुबीन भाई के ज़रिए से हमसे मिलिए। यूपीएससी की तैयारी तक, नीट की तैयारी, जेई की तैयारी, आईआईटी की तैयारी, सब अपने पास लोग हैं, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास टीम है जो आपको गाइड करेगी। पढ़ना आपको है, कोशिश आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। आप एक गड्ढे में हैं, ऊपर लोग हैं जो आपको हाथ दे करके ऊपर घसीटने का काम करेंगे, आपको खींचेंगे, बट आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करोगे, मेरे एक दोस्त हैं यही कानपुर आईआईटी में एरोस्पेस से पीएचडी कर रहे हैं, कानपुर आईआईटी में, आतिफ भाई नाम है उनका, और अभी रिसेंटली उनको, आप एक बताइए, हम अच्छे से अच्छा मज़दूर हो, वो महीने भर में कितना कमा लेता है? 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, इससे ज़्यादा तो एक के लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हमारी समझ से 50,000 से क्रॉस करते हैं। 50,000 मतलब एक सोचने की बात है, 50,000 एक सोचने वाली बात है। 50,000 जो कमा रहा होगा वो कहीं ना कहीं एजुकेशन का ग्राफ उसका थोड़ा ऊपर होगा, मैं ये समझता हूँ। एक मज़दूर के लिए इतना होना बहुत मुश्किल काम है। अब सुनिए आतिफ भाई अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं। 80,000 रुपये उनको इंडियन गवर्नमेंट एज ए स्कॉलरशिप पे करती है हर मंथ। 80,000 रुपये उनको सिर्फ पढ़ने का मिल रहा है, ठीक है, एक बात। उसके अलावा कोई भी प्रोफेसर अपनी क्लास उनको देता है कि आप इसको पढ़ा दीजिए, मुझे कहीं जाना है या मैं बिज़ी हूँ, तो आकिब भाई 1 घंटा पढ़ाने का 4,000 रुपये चार्ज करते हैं। इस तरह से वो एक महीने में लगभग 4-4.5 लाख रुपए अभी ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन वो कमा रहे हैं, और उनकी नौकरी लग चुकी है नासा में। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एजुकेशन जो है वो आपको ऐसी कामयाबी की तरफ ले जा सकती है, ऐसी कामयाबी की तरफ ले जा सकती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी वो पढ़ रहे हैं, उनको 4-5 लाख रुपए वो महीने कमा ले रहे हैं। आपने नासा का नाम सुना है? किसने किसने नासा का नाम सुना है? आप लोगों ने नहीं सुना नासा का नाम? एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं, आपने सुना होगा कि चांद पर मिशन के लिए भेजा गया नासा की तरफ से। उसी नासा की मैं बात कर रहा हूँ। अभी 6 महीने पहले आकिब भाई को नासा में बुलाया गया था, वहाँ वो 2 महीना रह के आए हैं, और अभी उनकी पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं हुई है, और नासा की तरफ से उनको 2 करोड़ रुपए साल का पैकेज ऑफ़र किया गया है।
2 करोड़ रुपए साल का, भाई ज़िंदगी लग जाएगी, कमा नहीं पाएंगे। 2 करोड़ रुपए साल का, उसके अलावा गाड़ी, बंगला और ये नौकर वोकर तो वो सब उनकी तरफ से मिलता ही है, यानी उसमें भी पैसा नहीं लगना है। तो एजुकेशन ये चीज़ है जो आपको इतनी ऊंचाई पर ले जा सकती है। इसी तरह से IAS के जो एग्ज़ाम होते हैं, सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं, दुनिया के बाहर के लोग नहीं बनते हैं, इसी दुनिया के अंदर, इसी दुनिया के रहने वाले बनते हैं। एक IAS का एग्ज़ाम आपने पास किया, आपकी बेहतरीन जॉब लग जाती है, कम से कम 20 लाख रुपए महीना, 25 लाख रुपए महीने की आपकी अर्निंग होती है, कम से कम। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एजुकेशन की तरफ कोशिश कीजिए। जब तक कि आप अपने बच्चों को, या ख़ुद अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं, अगर आप एजुकेशन नहीं लेंगे तो फिर हम लोग, आप नहीं पस्ती में जाएंगे, हम लोग पस्ती में जाएंगे, हम लोग गड्ढे में गिरेंगे, हमारी कौम को बुरा कहा जाएगा। आप ये सोचिए, अब आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने जंगे बद्र का नाम सुना है? जंगे बद्र हुई थी, 313 मुसलमान थे, 1000 से ज़्यादा उनके ऊपर हमला करने के लिए आए थे गैर मुस्लिमीन, मुशरिकीन। जंगे बद्र में जाते वक्त क्या कैफियत थी आपको पता है? 3-4 घोड़े थे, 70 लोगों में, 313 लोगों में 60 से 70 ऊँट थे, तलवारें भी नाम की थीं, यानी किसी के पास थी, किसी के पास नहीं थी, ये कैफियत थी। और पैसों की इतनी कमी थी कि मैं बता नहीं सकता, यानी खाने के लाले थे, खाने को नहीं था, इतनी कमी थी पैसों की। जंग के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग में मुसलमानों को फ़तेह दी। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाता, वो अपना एक अलग टॉपिक है। जंग के बाद होता ये था, पहले ज़माने में, अब भी होता है कि जब कोई दूसरे जगह पर कब्ज़ा कर लेता है तो वहाँ के लोगों को कैदी बना लिया जाता है जो जंग करने के लिए आते हैं। तो हुआ यही कि मुशरिकीन मक्का को गिरफ़्तार कर लिया गया, गिरफ़्तार हो करके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश किए गए, सामने पेश किए गए। अब उनके बारे में फ़ैसला हो रहा है कि इनको क्या किया जाए, क्या किया जाए इनके बारे में। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म फरमाया कि पहला हुक्म क्या था? जो लोग पढ़े लिखे हैं, गिरफ़्तार होकर के आने वालों में जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो हमारे 10-10 सहाबियों को पढ़ा दें, उनको लिखना सिखा दें, पढ़ना सिखा दें, मैं उनको आज़ाद कर दूँगा। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे पैसा लेकर के आज़ाद किया गया, जिसको आज हम बेल बोलते हैं ना, बेल सिस्टम, पैसे जमा करते हैं, बेल लेते हैं, है ना, तो वो सिस्टम वहाँ भी था। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में जब दूसरे अरब के लोग धार लगा बैठे थे कि कब मुसलमानों को ख़त्म कर दें, दूसरे कबीले वाले ख़त्म कर दें, उस वक्त पैसों की बेपनाह ज़रूरत थी। पैसों से आदमी ख़रीदे जाते हैं, पैसों से हथियार ख़रीदे जाते हैं, पैसों से वो तमाम चीज़ें होती हैं जो जंग में काम आती हैं। बट मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इग्नोर करके, आपने पैसे को तरजीह ना दे करके आपने इल्म को तरजीह दी, आपने एजुकेशन को तरजीह दी। और यही वजह है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के लिए इतना ज़्यादा कोशिश करते थे, इतना ज़्यादा कोशिश करते थे कि आप जब इस दुनिया में आए हैं और आपने नबूवत का ऐलान किया है, आपकी उम्र शरीफ 40 साल की थी, आपको सब पता है। 40 साल की उम्र में आपने ऐलान किया है। उसके पहले के ज़माने को क्या बोला जाता है? जाहिलियत का ज़माना, ज़माने जाहिलियत बोला जाता है। और जब आपने ऐलान नबूवत किया था उस वक्त गिनती के लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन 23 साल के बाद जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, यानी 63 साल की उम्र में, उस वक्त शायद ही कोई था जो पढ़ा लिखा ना हो, शायद कोई था। जाबिर बिन हयान को वो इल्म कहाँ से आया? जाबिर बिन हयान के बारे में आपने सुना
एस्ट्रोलॉजर, केमिस्ट्री में इतने ज़बरदस्त माहिर थे वो कि आज उनकी किताबें यूएसए में आज भी उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। जिस तरह अरस्तु की किताबें पढ़ी जाती हैं, अफलातून की, अक्लीदस की, अर्शमीदस की किताबें पढ़ी जाती हैं, उसी तरह इनकी भी किताबें पढ़ी जाती हैं। वो इल्म कहाँ से आया? वो इल्म हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा था, जो आपने सहाबा इकराम की जिसको तालीम दी थी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सब ने उनका नाम सुना है ना? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सुफ़ा की जमात में थे तो हज़रत अबू हुरैरा का आलम यह था कि आपके पास सिर्फ़ एक कपड़ा हुआ करता था, सिर्फ़ एक कपड़ा, वही चादर थी आपकी, जिसको वो पूरा यहाँ से यहाँ तक लपेटे रहते थे। ना उनके पास कुर्ता था, ना पैजामा था, ना तहबंद थी, बस एक कपड़ा था, एक चादर थी। और अल्लाह ने, और वो क्या करते थे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे रहते थे, इल्म सीखा करते थे, इल्म सीखा करते थे, इल्म सीखा करते थे। और उस इल्म सीखने की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि जब आपका इंतकाल हुआ है तो आपके बच्चों में एक एक 1.5 करोड़ दिरहम विरासत में मिले हैं इस इल्म की बदौलत। और हम सब ने देखा है, हम अगर हिस्ट्री थोड़ा भी पढ़े हैं तो हमें मालूम है कि 11वीं शताब्दी तक, 11th सेंचुरी तक, जब तक मुसलमानों में इल्म रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खूब आगे बढ़ाया है, खूब उन्होंने तरक्की की, खूब उन्होंने मुल्क फ़तेह किए। लेकिन जब उन्होंने इल्म को छोड़ा है, तालीम को छोड़ा है, तो आज देखिए कहीं लीबिया पर हमला हो रहा है, कहीं इराक़ को तबाह किया जा रहा है, कहीं अफ़गानिस्तान के साथ बुरा किया जा रहा है, कहीं फ़िलिस्तीन के साथ। 57 इस्लामिक ममालिक होने के बावजूद हम ऐसे रो रहे हैं, ऐसे अपने भाइयों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो हमारे लिए नमूना अमल है, वो इसी तौर पर है कि हमारे नबी ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर काम किया है वो एजुकेशन पर काम किया है। और एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद शरीफ में दाखिल होते हैं, मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, और आप देखते हैं कि एक तरफ घेरा लगा है, वो लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, यानी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, और एक तरफ कुछ सहाबा इकराम हैं जो नमाज और नफल पढ़ रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफ़िल में बैठते हैं जहाँ पर इल्म हासिल किया जा रहा है, एजुकेशन दी जा रही है, एजुकेशन ली जा रही है, वहाँ पर आप बैठते हैं और आप ये फ़रमाते हैं, बैठने के बाद ये फ़रमाते हैं कि मुझे तो तालीम के लिए भेजा ही गया है। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, हकीकत तो यह है कि इल्म के ज़रिए ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान होती है, अल्लाह ताला की मारिफत हमें इल्म के ज़रिए हासिल होती है। तो एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम सबको ये इस बस्ती के अंदर, इस एरिया के अंदर ये जो मकतब चलाया जा रहा है, मुबीन भाई अक्सर हमसे मशवरा करते रहते हैं, मुझे मौका नहीं मिल पाता, वरना हम हर महीने शायद आ जाया करें, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात अपनी भी रहती हैं, तो मुबीन भाई के हर चीज़ को उनको भी बताते रहते हैं। और इंशाअल्लाह रहमान हम लोग जुड़े हुए हैं आप लोगों से। किसी भी बच्चे को अगर आगे एजुकेशन लेने में कोई तकलीफ़ हो रही हो या वो एजुकेशन आगे हासिल करना चाहता हो, कई तरह की स्कॉलरशिप सरकारी आती हैं, कई तरह की प्राइवेट स्कॉलरशिप हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, जो आगे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बट यह है कि बच्चे के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो हम लोग पूरे तौर पर आपके सपोर्ट में हैं, और इंशाअल्लाह रहमान अगर बच्चा घर की तरफ से कमज़ोर है, वीक है, तो उसके साथ बहुत से लोग खड़े हुए हैं, उसके भाई जो उसके तालीम में उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। हद तो यह है कि अब यूपीएससी जैसे बहुत ज़्यादा हाईली पेड जो क्लासेस हैं, वो भी अपने बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने उनको, जो अपने अच्छे बच्चे हैं उनके लिए उनकी पूरी फ़ीस दे रहे हैं। 1 साल की फ़ीस 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, प्लस जो आपका रहना सहना है वो तक बेयर कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हमारे एजुकेशन का जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़े, ठीक है ना। तो किसी को भी अगर नीट करना है, जेई करना है, या सिविल का एग्ज़ाम देना है, सीए की तैयारी करनी है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा ये मसला होता है कि हम तैयारी करें कैसे, किससे पूछें, किससे पूछें। हम सबसे बड़ी चीज़ होती है जिस चीज़ को हमने फेस किया है, और
हम समझते हैं बहुत से लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। माँ बाप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और बच्चों के अंदर ये किसी के अंदर क्वालिटी है अच्छी, मगर अब सवाल ये होता है कि किससे पूछें, कोचिंग कहाँ लगाएं। लेकिन अब सब बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन है, हम फालतू के मोबाइल और यूट्यूब और फलाना और ये सब करा करते हैं, उसकी जगह हम ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। हम घर बैठे आसानी के साथ पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और हम जब हमारे घर में कोई बीमार होता है, मैं अक्सर एक जगह गया मैं, तो वहाँ पे हमारी बातचीत चलने लगी, तो वो लोग थे कहने लगे कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए ज़्यादा। हमने कहा ये बताइए कि अगर आप इन बच्चियों को अच्छी एजुकेशन नहीं देंगी, फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि हमारा अल्ट्रासाउंड करने वाली एक लेडी हो। जब आप अपनी बीवी के अल्ट्रासाउंड, अपनी बहन के, अपनी अम्मी के अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, तो फिर आप ये सोचते हैं कि यार कोई लेडी मिल जाए, किसी औरत से कराना चाहते हैं, और आप अपनी बच्चियों को एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं। आप ऑपरेशन, किसी आपके घर में कोई ऐसी लेडी की तकलीफ़ हो गई है, आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं, आप किसी लेडी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, तो भाई जितना अच्छे तरीक़े से, जितना वो करके हम एक मुसलमान ट्रीट कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप सब एजुकेशन में, लड़कियाँ, लड़के, सभी लोग जो बड़े हैं वो अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद बने। बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन का टाइम है, इतना ज़्यादा ऐसा टाइम है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर बच्चे को नीट की तैयारी करनी है, MBBS के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो बच्चा 6th क्लास में प्रिपेयर हो कि हमें 6 साल के बाद, 7 साल के बाद नीट का एग्ज़ाम देना है, तो वो बच्चा कामयाब होगा। हमारी सोच क्या होती है, 12th के बाद, आफ्टर 12th हम सोचते हैं अच्छा अब हमें कुछ करना है, अब क्या करना है। घर वाले भी पूछते हैं अब क्या करना है, बच्चा भी सोचता है अब क्या करना है। तो ये दिक्कत है कि ये अब क्या करना है, इसको ख़त्म कीजिए, पहले से प्रिपेयर हो जाइए, माइंड बनाइए। जो भी चीज़ करना, हर फील्ड में, अगर आपको अच्छी उर्दू आती है तो आप 50-60 हज़ार रुपये के आदमी हैं, अच्छी इंग्लिश आती है तो आप अच्छे वो हैं। उस फील्ड में आपको मेहनत करनी है। जितनी मेहनत आप आगे चल के किसी मैकेनिक दुकान पे करेंगे, उससे थोड़ी कमी करनी है, ये जान लीजिए। किसी की गाली नहीं सुननी है, किसी की बेइज्जती नहीं सहनी है। आपको हर लोग सर कह कर के बुलाएंगे, सर कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या एजाज़ हो सकता है, समझ रहे हैं। तो इस्लामिक एजुकेशन भी हासिल करें, मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल करें और ख़ुद कामयाब बने, अपनी कौम को आगे बढ़ाएं, ख़ुद भी आगे बढ़ें, अपने लोगों को भी आगे बढ़ाएं। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और बस यही आज का पैगाम है, एजुकेशन ही हर चीज़ का हल है, एजुकेशन ही हर चीज़ का रास्ता है। अगर हमने अच्छे से एजुकेशन कर लिया, एक इंग्लिश में कहावत कही जाती है, इफ़ यू रीड देन यू लीड। अगर तुम पढ़ोगे तो लीडिंग करोगे। और हम लोग जो पैसे के पीछे भागते हैं, एक वो याद आ गया, आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा। वन ऑफ द बिलियनर जो है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का जिसने इजाद किया है, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर जो है वो बिल गेट्स है। हम ये सोचते हैं कि हमने पैसा कमा लिया, बेहतरीन, अब हमें बुक्स रीडिंग की क्या ज़रूरत है। बिल गेट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, हमेशा 5 के अंदर ही वो रहते हैं और उनकी हालत यह है कि साल भर में 90 किताबें पढ़ते हैं। अब उसका एवरेज देख लीजिए, यानी हर 4 दिन में एक किताब को ख़त्म करते हैं। सोच रहे हैं आप और हम में से कौन है जो हर 4 दिन में एक किताब को ख़त्म करता हो। साल भर में, अरे हमसे 10 किताबें भी हो जाएं तो बड़ी बात है, हम अपने आप को स्कॉलर समझने लगते हैं। अगर हम 2-4 किताबें भी पढ़ लिए तो हम कहते हैं बहुत बड़े स्कॉलर हैं हम। ठीक है, तो इस चीज़ को गौर फिक्र करिए। वो इतने बड़े बिलियनर हो करके, और आप हर एक की, रतन टाटा की हिस्ट्री पढ़िए, जो इस टाइम पे बिलियनर हैं, जो पैसे वाले हैं, जो खूब जो अर्निंग कर रहे हैं, उनको देखिए, उन सब की बुक रीडिंग की आदत है, पढ़ने की आदत है, इस वजह से आज वो इस मकाम पर हैं। तो अगर आप भी वो अचीव करना चाहते हैं, आप भी वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको भी किताबें पढ़नी होंगी। जब आप किताबें पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे, शौक़ से पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आप भी बड़े से बड़ा बुलंद मकाम हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और हमारी कौम को खूब खूब तरक्की अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।